क्या जीनियस पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से पूछा जा रहा है। आज हम एक ऐसे ही एक ऐसे रैडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे जिसने इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए बदलने की कोशिश की। और इसी एक शक्तिशाली और काफी विवादास्पद सोच ने सब कुछ शुरू कर दिया। ये मानना था हंगरी के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट लैज़्लो पोलगार का। और ये सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक ऐसा आइडिया था जिसने सिर्फ एजुकेशन की दुनिया को ही नहीं बल्कि एक पूरे परिवार की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए इस कमाल की कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम देखेंगे कि आखिर ये एक्सपेरिमेंट शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की थ्योरी क्या थी, वो कौन सा खास तरीका था जो उन्होंने अपनाया, और हाँ, शतरंज ही क्यों चुना गया, और आखिर में इसके जो हैरान कर देने वाले नतीजे आए उनसे दुनिया में क्या हलचल मची। तो बात शुरू होती है लैज़्लो पोलगार से। सोचिए, उन्होंने करीब 400 महान बुद्धिजीवियों की जिंदगी को पढ़ा, उन्हें स्टडी किया, और इसके बाद वो एक नतीजे पर पहुंचे कि जीनियस यानी प्रतिभा को बनाया जा सकता है। और ये सिर्फ कोई किताबी ख्याल नहीं था, नहीं, ये उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। और ये कोई अचानक लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। पोलगार ने तो शादी करने से भी पहले इस पूरे एक्सपेरिमेंट का खाका तैयार कर लिया था। आप सोच सकते हैं उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल ना भेजने के लिए समाज से, सरकार से कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। लेकिन वो अपने इरादे के पक्के थे और बहुत जल्द दुनिया को इसके नतीजे भी दिखने वाले थे। तो ये समझना जरूरी है कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ चेस के बारे में नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधा सीधा उस सदियों पुरानी सोच को चुनौती दे रहा था कि टैलेंट तो भाई पैदा होने के साथ आता है। मतलब ये नेचर वर्सेस नर्चर की जो बहस है ना, उसके दिल पर एक सीधा हमला था। तो आखिर फर्क क्या था इन दोनों सोच में? देखिए, आमतौर पर हम सब यही मानते हैं कि एजुकेशन का काम है बच्चों के अंदर छिपे हुए टैलेंट को खोजना, एक चिंगारी की तरह। लेकिन पोलगार का कहना था, नहीं, एजुकेशन चिंगारी खोजती नहीं है, एजुकेशन खुद वो आग है जो किसी भी बच्चे को एक जीनियस बना सकती है। उनका साफ मानना था कि हर बच्चे में पोटेंशियल होता है, बस उसे सही माहौल और सही मौका मिलना चाहिए। और इसी वजह से पोलगार को ट्रेडिशनल स्कूलों से आप कह सकते हैं सख्त चिढ़ थी। वो मानते थे कि स्कूल बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की जगह एवरेज बना देते हैं। उनकी नज़र में तो स्कूल एक ऐसी मशीन की तरह थे जहां टैलेंटेड बच्चे बोरियत के मारे सिर दर्द और नींद ना आने जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस जीनियस फैक्ट्री का सीक्रेट क्या था? आखिर वो कौन से प्रिंसिपल्स थे जिन्होंने पोलगार बहनों को चेस की दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया? चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये कोई सजा नहीं थी, ये एक खेल था। हाँ, ये सच है कि शुरुआत बहुत जल्दी हुई और फोकस बहुत ज्यादा था, लेकिन सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये था कि सीखना मजेदार होना चाहिए। पोलगार ने हर कदम पर छोटी छोटी जीत के मौके बनाए ताकि लड़कियों का कॉन्फिडेंस बढ़े और सीखने की भूख और जगे। उनका गोल ये था कि वो खुद से सीखना चाहें, किसी के दबाव में आकर नहीं। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या इस सब में उन बच्चियों का बचपन कहीं खो तो नहीं गया? ये सवाल उनसे बहुत बार पूछा गया। उनकी माँ क्लारा का जवाब बड़ा सीधा था। वो कहती थी कि लोग हमारे बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं, पर मुझे लगता है कि मेरी बेटियां अपने हम उम्र बच्चों से शायद ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी का एक मकसद है, एक गोल है। अब सवाल ये आता है कि दुनिया में हजारों चीजें थीं, तो फिर पोलगार ने चेस को ही क्यों चुना? ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ये उनके एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी, सबसे स्ट्रेटेजिक हिस्सा था। देखिए, चेस कई वजहों से परफेक्ट चॉइस था। पहली बात तो ये कि इसमें सक्सेस को मापना बहुत आसान है, आपकी एक क्लियर रैंकिंग होती है। दूसरी बात, ये एक ही साथ आर्ट भी है, साइंस भी है और एक स्पोर्ट भी। और तीसरी चीज, ये आपको लॉजिक, डिसिप्लिन जैसे जरूरी स्किल्स सिखाता है। लेकिन इन सबसे बड़ा एक और कारण था। उस जमाने में चेस को मर्दों का खेल माना जाता था, और पोलगार के लिए यह साबित करने का सबसे अच्छा तरीका था कि सही ट्रेनिंग से लड़कियां किसी भी दिमागी खेल में पुरुषों के बराबर या उनसे बेहतर भी हो सकती हैं। और माहौल कैसा था, जरा सोचिए। उनका छोटा सा घर कम और चेस का एक मंदिर ज्यादा था। दीवारों पर हजारों किताबें, हर तरफ ट्रॉफियां। घर का हर एक कोना सिर्फ एक ही चीज के लिए डेडिकेटेड था, चेस में माहिर बनना। लड़कियों की पूरी दुनिया उसी एक खेल में सिमट गई थी, जिसे उनके पिता ने उनकी किस्मत के तौर पर चुना था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर,
क्या ये इतना बड़ा, इतना साहसी एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ? और जब इसके नतीजे सामने आए तो दुनिया का क्या रिएक्शन था? नतीजे हैरान कर देने वाले थे और उन पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता था। तीनों बहनें दुनिया की टॉप प्लेयर्स बनी। सुजैन बनी विमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियन। जोफिया ने बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास ग्रैंड मास्टर्स को हराया। और जूडिथ जूडिथ को तो इतिहास की सबसे महान महिला चेस प्लेयर माना जाता है, जो पुरुषों की ओवरऑल टॉप 10 रैंकिंग तक पहुंची। इसमें कोई शक नहीं था, लेस्लो का मेथड काम कर गया था। लेकिन इस कामयाबी ने लेस्लो पोलगार की इमेज को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों के लिए वो एक विजनरी थे, एक हौदीनी जिसने इंसानी काबिलियत के ताले खोल दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उन्हें डॉक्टर फ्रैंकेनस्टीन कहते थे, एक ऐसा पिता जिसने अपने आइडियाज को साबित करने के लिए अपने ही बच्चों की जिंदगी को एक लैब बना दिया। जो लोग उनकी आलोचना करते थे उनका कहना था कि भाई इसमें कुछ नया नहीं है। उनका तर्क था कि पोलगार का तरीका तो बस पुरानी एजुकेशनल कहावतों और झूठे विज्ञान का एक मिक्सचर है। तो क्या वो सच में एक जीनियस बनाने वाले थे या सिर्फ एक लकी पिता जिन्हें टैलेंटेड बच्चे मिल गए और उन्होंने पुराने तरीकों को बस एक नया नाम दे दिया? और यहीं पर ये पोलगार एक्सपेरिमेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर किसी भी स्वस्थ बच्चे को ट्रेनिंग देकर जीनियस बनाया जा सकता है, तो क्या हर बच्चे को जीनियस बनाना चाहिए? क्या हमें सबसे बेहतर बनने की इस दौड़ में बचपन की मासूमियत को खोने का खतरा उठाना चाहिए? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग है।